गरीब बैंगल सेलर की किस्मत। निम्मी अपने पति विशाल के साथ रहती थी। निम्मी और विशाल की नई नई शादी हुई थी। विशाल गांव में गली गली जाकर चूड़ियां बेचा करता था। वो एक नंबर का चोर और आलसी इंसान था। वो हमेशा बैठे बिठाए पैसे कमाने की सोचता था। निम्मी बहुत ही शांत स्वभाव और नेक लड़की थी। एक दिन विशाल बिना चूड़ियां बेचे ही घर आ जाता है। ये देख निम्मी उसे पूछती है, अरे आज आप इतनी जल्दी आ गए? और तो और चूड़ियां भी वैसी की वैसी है। क्या बात है, चूड़ियां क्यों नहीं बेची आपने? ये लो, मैंने आज 50 की चूड़ियां बेची है। आज मेरा मन नहीं है चूड़ियां बेचने का। चलो हटो, मुझे आराम करना है, मैं बहुत थक गया हूँ। अरे परसों तो त्योहार है, थोड़ा और घूम लेते तो आपकी चूड़ियां बिक जाती ना। अब मैं इन 50 रुपयों में क्या करूँगी? अरे शुरू हो गई तुम्हारी किटकिट। जब देखो तब पैसे पैसे करती रहती हो। चलो हटो यहाँ से। विशाल जाकर सो जाता है। निम्मी विशाल को समझा समझा कर थक जाती है, पर विशाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। निम्मी एक बच्चे की माँ बन जाती है। एक दिन निम्मी विशाल से कहती है, देखिए, अब हमारा बच्चा स्कूल जाने के लायक हो गया है। अब आप मन लगाकर चूड़ियां बेचा कीजिए ताकि कुछ अच्छे खासे पैसे मिल सके। हमें अपने बच्चे को स्कूल में भी डालना है ना। यह सुनकर विशाल कहता है, हे भगवान, तुम सुबह सुबह फिर से शुरू हो गई। कैसी किस्मत पाई है मैंने। तुम्हें और तुम्हारे बेटे को पालने में ही मेरी सारी उम्र बीत रही है। ये सुनकर निम्मी उदास होती है और वो कहती है, अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपकी पत्नी हूँ और छोटू आपका बेटा। आप हम दोनों के बारे में ऐसे सोच रहे हो? हाँ, शादी की है तो भुगतना ही पड़ेगा। सोचा था कि किसी अमीर लड़की से शादी करूंगा और आराम की जिंदगी बिताऊंगा, पर मेरे पिताजी ने एक कंगाल से शादी करवा दी मेरी। वो तो मर गए, पर मुझे भुगतना पड़ रहा है। ये कहकर विशाल वहां से चला जाता है। निम्मी उदास होकर घर के कामों में लग जाती है। उस दिन शाम हो जाती है, विशाल घर नहीं आता। निम्मी विशाल का इंतजार करने लगती है और मन ही मन सोचती है, लगता है आज विशाल अच्छी खासी चूड़ियां बेच रहे हैं, इसीलिए आने में देरी हो गई। चलो शुक्र है भगवान का कि विशाल ने आलस को छोड़कर मेहनत में अपना मन लगा लिया। यूं निम्मी खुशी खुशी विशाल का इंतजार करने लगी। शाम से रात हो जाती है, पर विशाल का कुछ पता नहीं था। धीरे धीरे निम्मी की परेशानी बढ़ती जा रही थी। वो सारी रात घर के अंदर और बाहर चक्कर लगाने लगी। सुबह हो जाती है। निम्मी अपने मन में सोचती है, अरे सारी रात बीत गई, पर विशाल घर क्यों नहीं आए? उन्होंने कोई संदेशा भी नहीं भेजा। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे पूछूं? यूं वो सोच रही थी कि तभी एक आदमी आकर निम्मी को एक चिट्ठी दे जाता है। निम्मी चिट्ठी पढ़ने लगती है, पर चिट्ठी विशाल की भेजी हुई थी, जिसमें लिखा था, निम्मी, मैं इन घरेलू झंझट में पड़ना नहीं चाहता। मैं तुम लोगों की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता। अब तुम जानो और तुम्हारा बेटा, मैं तो जा रहा हूँ। ये पढ़कर तो निम्मी के होश उड़ जाते हैं। उसे लगा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसका बेटा छोटू आकर उसे पूछता है, माँ, क्या हुआ? पिताजी कहाँ है? तुम क्यों रो रही हो? निम्मी के पास अपने बेटे का कोई जवाब नहीं था। निम्मी के दिमाग में छोटू के भविष्य को लेकर कई सारे सवाल घूम रहे थे कि तभी निम्मी ठान लेती है वो छोटू का भविष्य अंधकार में नहीं डालेगी। वो ठान लेती है कि वो खुद चूड़ियां बनाकर बेचेगी और छोटू को एक सुंदर भविष्य देगी। जैसे ही वो ठान लेती है, वो तुरंत चूड़ियां बनाना शुरू कर देती है। वो दिन रात अपनी मेहनत और लगन से रंग बिरंगी चूड़ियां बनाती है और उन चूड़ियों को ठेले पर रखकर गली गली बेचने लगती है। वो छोटू को अपनी पड़ोसन के पास छोड़कर जाती है। चूड़ियां ले लो चूड़ियां, रंग बिरंगी चूड़ियां, हाथ से बनी चूड़ियां, चूड़ियां ले लो चूड़ियां। लोगों को निम्मी के हाथ से बनी चूड़ियां बहुत पसंद आने लगी। उसकी चूड़ियों का रंग औरतों को खूब भा रहा था। उसकी सारी चूड़ियां यूं करके बिक जाती थी। धीरे धीरे दुकानदार भी निम्मी को ऑर्डर देने लगे। अब वो गली गली जाकर चूड़ियां बेचना छोड़ देती है। लोग खुद आकर उसके पास चूड़ियां खरीदने लगे। इस तरह वो अच्छे खासे पैसे कमाने लगी। वो छोटू को एक अच्छे स्कूल में डाल देती है। निम्मी एक छोटा सा कारखाना खोलती है, जिसमें वो मजबूर और बेसहारा औरतों को चूड़ियां बनाना सिखाती है और उन्हें काम देती है। निम्मी का छोटा सा कारखाना अब एक बड़े कारखाने में बदल जाता है, जिसमें कई सारी बेसहारा और मजबूर औरतें काम करने लगी।
निम्मी अपने मेहनत और लगन से अपनी किस्मत को ही बदल देती है। उसके पास अब अपना घर, गाड़ी और सब कुछ था। वो अपने बेटे छोटू के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारती है। नीति: कोई भी अपनी मेहनत और लगन से अपनी किस्मत को बदल सकता है। जादुई चूड़ियां। एक गांव में गंगाया नाम का एक चूड़ियों का व्यापारी रहता था। उसकी बीवी रमणा और गंगाया गांव गांव घूमकर चूड़ियां बेचते थे। इस तरह एक दिन गंगाया चूड़ियां बेच रहा था कि कुछ लड़कियां गंगाया को छेड़ने की सोचती हैं। इनमें से उस गांव के अमीर आदमी अपला नायडू की बेटी प्रसन्ना भी थी। गंगाया चूड़ियां ले लो कहते हुए चूड़ियां बेच रहा था कि प्रसन्ना के दोस्तों में से एक दोस्त, हे चूड़ियों वाले इधर आओ। वो बिना सुने आगे बढ़ता है। प्रसन्ना गुस्से से गंगाया के आगे जाती है। हे चूड़ियों वाले कहाँ जा रहे हो? हाँ बताओ लड़कियों, क्या चाहिए तुम्हें? 1 एकड़ जमीन चाहिए, दोगे क्या? चूड़ियां बेच रहे हो और पूछ रहे हो कि क्या चाहिए? नहीं नहीं, मेरे पूछने का मतलब तुम्हें किस तरह की चूड़ियां चाहिए? सादी वाली या फिर दबी हुई चूड़ियां? दबी हुई? ये क्या होती हैं? मैंने कभी नहीं सुनी। वही जो हाथ दबा के पहनते हैं। सारी चूड़ियां वैसे ही पहनते हैं। वैसे भी तुम्हारी चूड़ियां जल्दी फूट जाती हैं। अच्छी चूड़ियां दिखाना। अच्छी चूड़ियां नहीं हैं, सब कांच की और मिट्टी की हैं। कहकर गंगाया हंसने लगता है। बहुत हंस लिए। अब सबको 1-1 2-2 दर्जन चूड़ियां पहनाओ और टूटनी नहीं चाहिए। अच्छी चूड़ियां डालो। टूटनी नहीं चाहिए? ये कैसे हो सकता है? तुम लोगों के बस एक बार छूने से 6 फीट का लड़का ही पिघल रहा है, तो ये चूड़ियां कौन सी बात हैं? जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही चूड़ियां पहनाओ, नहीं तो आसपास में कहीं चूड़ियां बेचने के लायक नहीं रहोगे, समझे? देखो चूड़ियों वाले, अगर हमारी प्रसन्ना कुछ कहती है तो वो करके दिखाती है, समझे? हमारी प्रसन्ना के लिए ना टूटने वाली चूड़ियां बनाकर लाओ। हाँ हाँ, तुम लोग मुझे पार रहे हो ना। जैसे तुम कहोगे वैसे मुझे करना पड़ेगा। जाओ जाओ, बड़ी आई चूड़ियां खरीदने वाली। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अरे इसकी इतनी हिम्मत! मैं अभी मेरे पिताजी से इसके बारे में बोल कर आती हूँ। वो अपने दोस्तों को लेकर वहां से पिताजी अपल्ला नायडू के पास जाती है। क्या हुआ बेटी, क्यों परेशान हो? अंकल, एक चूड़ियां बेचने वाले ने प्रसन्ना को चूड़ियां डालने से इनकार कर दिया और ऊपर से उसने कहा जिससे शिकायत करनी है जाकर कर लो, मैं तुम्हें चूड़ियां नहीं दूंगा। उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरी बेटी को मना किया और मेरी बेटी को रुलाया भी। ये कहकर वो अपने नौकर रंगा को बुलाता है। अरे ओ रंगा, वो चूड़ियों वाला जहां कहीं भी हो उसे तुरंत यहां लेकर आओ। जी साहब। रंगा चूड़ियां वाले की तलाश में निकलता है। रंगा को गंगाया चूड़ियां बेचते हुए नजर आता है। अरे ओ चूड़ियां वाले, मेरे साहब तुम्हें तुरंत बुला रहे हैं, जल्दी आओ। तुम्हारे साहब की साइज की चूड़ियां मेरे पास नहीं है, जाओ जाकर कहीं और देख लो। अरे ओ, बहुत बोल रहा है, चल साहब के पास चल। ये कहकर रंगा गंगाया का हाथ पकड़कर खींचते हुए प्रसन्ना और अपाल नायडू के पास लेकर आता है। साहब जी, यही है वो चूड़ियों वाला, बहुत बोल रहा है। ये मेरा हाथ छोड़, मैं सबका हाथ पकड़ता हूं और तुम मेरा हाथ पकड़ रहा है। क्यों भाई, गांव में धंधा करने का इरादा नहीं है क्या? क्यों साहब, शॉप लगा कर दोगे क्या? कितनी मस्ती है रे तेरे में, सामने से जवाब दे रहा है। अब जो कोई भी हो, आपको क्या चाहिए? अपल्ला नायडू को गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों को बुलाता है। अरे ओ, इसकी चूड़ियां ले लो और इसे धक्के मारकर बाहर भगा दो। अपल्ला नायडू के आदमी चूड़ियां ले लेते हैं और गंगाया को धक्के मारकर बाहर भगा देते हैं। साहब जी, मुझे माफ कर दो, मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। साहब जी, बेटियों को जो चूड़ियां पसंद हैं वो ले लीजिए, पैसे रहने दीजिए। अरे मेरी बेटी ये चूड़ियां नहीं पहनेगी, चल भाग यहां से, चलो बाहर निकालो इसे। गंगाया दुखी होकर उसके घर चला जाता है। रमन अम्मा पूछती है, क्या हुआ, क्यों ऐसे हो आप? हमारी चूड़ियां कहाँ हैं?
गंगाया सारी बात रमनम्मा को बताता है। ठीक है, चलो खाना खाकर सो जाओ, सुबह देखते हैं, परेशान मत हो। अगले दिन सुबह रमनम्मा एक छोटी सी चकले से बनी हुई पेटी लेकर अपने पति के साथ अपल्ला नायडू के घर जाती है। वहां अपल्ला नायडू के बहुत सारे नौकर थे। नमस्ते साहब, मेरे पति बहुत भोले हैं। आपके कहे अनुसार किसी ने भी नहीं पहनी और किसी ने नहीं देखी ऐसी चूड़ियां लाई हूँ। हमारी चूड़ियां वापस कर दीजिए। ये कहकर वो चकले की पट्टी अपला नायडू को दिखाती है। बेटी प्रसन्ना, इधर आओ। प्रसन्ना आती है। चूड़ियां दिखाओ। चूड़ियां बताने से पहले एक छोटी सी बात, यह चूड़ियां हमारे पूर्वजों की है। यह जादुई चूड़ियां हैं। यह एक देवी का वरदान है हमारे पूर्वजों को। ठीक है, दिखाओ तुम्हारी जादुई चूड़ियां। जादुई चूड़ियां सबको दिखाई नहीं देती। जो अच्छा इंसान है, जिसका दिल साफ है और सच्चा है, जो लोगों की भलाई करता है, उसी को दिखाई देती है यह चूड़ियां। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह चूड़ियां दिखाई देंगी। उस पेटी में चूड़ियां नहीं थी। ये सिर्फ उन पति पत्नी को ही मालूम है। अपला नायडू अपने मन में सोचता है, ये तो बहुत मजेदार लगता है। इसके मुताबिक देखने वाले इंसान की फितरत को जान सकते हैं। ठीक है, दिखाओ चूड़ियां। रमनम्मा पेटी खोलती है। साहब जी, चूड़ियां दिखाई दे रही है क्या? साहब जी बहुत अच्छे हैं, उन्हें जरूर ये चूड़ियां दिखाई दे रही होंगी। अपला नायडू को चूड़ियां नहीं दिखाई देती, पर वो रमनम्मा की बातों को याद करके, हाँ, चूड़ियां दिखाई दे रही हैं। क्या चमक है। मालिक के ये कहते ही वहां खड़े सारे नौकर और प्रसन्ना हमें जादुई चूड़ियां दिखाई दे रही हैं ऐसा कहते हैं। आप लोग इसके इनाम में कुछ धन और तुम्हारी चूड़ियों का ठेला ले जाओ। रमनम्मा मन ही मन मुस्कुराते हुए कहती है। साहब, पेटी संभाल के। ये कहकर अपला नायडू का दिया हुआ धन और अपनी चूड़ियों का थैला लेकर वो वहां से चले जाते हैं। इधर अपला नायडू जो भी फैसला सुनाना होता है अपनी बेटी को लेकर आता है और उसके हाथ में चूड़ियां हैं या नहीं, इससे वो फैसला करता है। उसके इंसाफ करने का ये तरीका सुनकर वहां के लोग कहने लगते हैं, जिस लड़की ने चूड़ियां पहनी ही नहीं है, उसे लाकर पूछते हैं कि चूड़ियां है या नहीं। अपला नायडू पागल हो गया है। इस तरह लोग अपला नायडू के पास इंसाफ के लिए जाते ही नहीं थे। और इधर गंगाया और उसकी बीवी अपला नायडू के दिए हुए पैसों से एक चूड़ियों की बड़ी दुकान लगा लेते हैं और खुश रहने लगते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।